हेलो साथियों, सभी का स्वागत आपका है अवध ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो उत्तर प्रदेश जो टेट की परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसमें जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, अर्थात कह सकते हैं कि आज जो डिस्कस करेंगे ये 30 क्वेश्चनों का आपका पीडीएफ होगा, यानी कि ये क्लास होगी जो 2017 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होगा, या कह सकते हैं 2017 में जो पूछे गए प्रश्न हैं वही सारे हैं और उनसे हम लोग संबंधित कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और ये जो भाग आपका होगा ये पांचवा होगा, ठीक है ना। ये भाग कौन सा होगा आपका, ये 5th नंबर का होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि एग मार्ग का संबंध है किससे। एग मार्ग, ठीक है ना। एग मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो हालांकि इसमें सही आंसर आपका क्या है, वो है आपका है गुणवत्ता, ठीक है ना। क्या है? गुणवत्ता। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा आपको एग मार्क, ठीक है, एक मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द निकल के आएंगे। एक अगर एग, एक का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एग का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर। और मार्ग का मतलब है परमाणन, ठीक है। क्या है? परमाणन। तो यहाँ पर अब दो शब्द देखेंगे तो यहाँ पर एग, एग का मतलब होता है कृषि। क्या हो गया? कृषि। और दूसरा मार्ग का मतलब होता है प्रमाणन, ठीक है। क्या होता है? प्रमाणन, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि जो कृषि उत्पाद होते हैं तो कृषि उत्पादों की शुद्धता, ठीक है, और गुणवत्ता को ये क्या करता है? अंकित करता है, ठीक है। यानी हम कहें कि जो आपका ये एक मार्ग है, ठीक है, एक मार्ग, तो ये क्या है? तो बताएंगे कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता व शुद्धता, ठीक है, का क्या है? प्रमाणन है, ठीक है, शुद्धता का प्रमाणन, ठीक है। तो यानी कि अगर जो कृषि कोई उत्पाद है उस पर एगमार्क का चिन्ह लगा हुआ है तो यानी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वो चीजें खरीद सकते हैं क्योंकि वो गुणवत्तापूर्ण है और शुद्ध भी है वो, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एगमार्क जो ये चिन्ह है ये कौन जारी करता है, ठीक है। तो एगमार्क चिन्ह ध्यान रखना कि ये विपणन एवं परीक्षण निदेशालय निदेशालय ठीक ये करता है, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे अगर थोड़ी सी अगर ये बात कहूँ तो देखेंगे आपके यहाँ पर जो ये परीक्षण है, यानी कि मतलब परीक्षण निरीक्षण ही समझे। क्या है? निरीक्षण निदेशालय, ठीक है, ये क्या करता है? जारी करता है, जो खासकर ये कृषि विभाग या कृषि मंत्रालय के अधीन होता है। ये क्या करता है? ये जारी करता है, ठीक है। जो एक मार्ग है, ठीक है ना, एक जो एक मार्ग है, जो चिन्ह है, ये जो आपका भारतीय कृषि जो उत्पाद एक्ट बना था 1937 में, ठीक है, ये उसके तहत ये जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है किसके तहत? तो भारतीय, कह सकते हैं भारतीय कृषि उत्पाद एक्ट 1937 के तहत, ठीक है। तो ये एक मार्ग ध्यान रखना चिन्ह का संबंध किससे है? स्पेशली गुणवत्तापूर्ण चीजों से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, ठीक है। अब देखिएगा अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उससे कौन सा रोग होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक किस देश किस राज्य के जल में है? तो है आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे जल में अधिकता से होने वाले रोग, होने वाले रोग, कि यानी कि जल है जो वाटर है उसमें किस चीज की अधिकता हो जाए, ठीक है, तो उससे कई प्रकार के रोग देखने के लिए हमें क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाए, आर्सेनिक एक प्रकार का तत्व है, अगर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाए
तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा? तो हो जाएगा ब्लैक फुट। कौन सा रोग होगा? ब्लैक फुट हो जाएगा। अगर जो पारे की मात्रा ज्यादा हो जाए, पारा यानी कि मरकरी, तो इससे मिनी माता रोग हो जाता है। कौन सा? मिनी माता रोग हो जाता है। और यदि अगर कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो जाए, कैडमियम कैडमियम की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, तो इससे फिर इटाई इटाई नामक रोग होता है। ठीक है, इटाई इटाई नामक रोग होता है। यदि जल में मात्रा किसकी हो जाए, तो नाइट्रेट की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये रोग हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लू बेबी सिंड्रोम की जो हम लोग बात करते हैं, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम क्या करते हैं कि एक और भी नाम यहाँ पे देते हैं। उसका नाम क्या है? शिशु, जिसे बोलेंगे मिथेमोग्लो। इसे बोलते हैं क्या है? इसे बोलेंगे शिशु मिथेमोग्लो ग्लो ग्लोबिनेमिया। ठीक है, ये इसको क्या देते हैं? एक नाम देते हैं। ठीक है, या इसे साइनोसिस भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, उसे कहते हैं साइनोसिस। ठीक है, क्योंकि रसायन की भाषा में साइनो का मतलब ब्लू होता है, यानी नीला होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लो कोई माँ है। ठीक है, अब माँ क्या कर रही है कि एक ऐसा जल का सेवन कर रही है जिसमें अंदर नाइट्रेट की मात्रा क्या ज्यादा है, तो वो क्या होगा? वो नाइट्रेट उस बेबी तक कैसे पहुंचेगा, बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब बच्चा फीडिंग करेगा, जब दूध पिएगा, तो वो क्या होगा? उस दूध में क्या होगा? उसकी मात्रा वो बच्चे तक पहुंच जाएगी, और बच्चे में क्या होगा कि पूरा शरीर उसका नीला पड़ जाएगा। उसे ही कहते हैं क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम ये कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप कि इन अधिकता से ये रोग होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1960, 62, 72, 75। तो देखिए ये जारी किया गया था 1972 में। ठीक है, ऐसे ही 2-3 अधिनियम आपको और भी ध्यान रखना है। सवाल कभी भी आ जाए कि भैया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जारी, पर्यावरण संरक्षण ये एक्ट कब आया था, तो आपको बताना चाहिए कि आया था 1986 में। ठीक है ना। उसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण एक्ट कब आया था? फॉरेस्ट वाला 1980 में आया था। ठीक है ना। इसके अलावा जैव विविधता एक्ट कब आया? तो बताएंगे 2002 में आया। ठीक है ना, 2002 में आया। और वन्य सुरक्षा ये है। और फिर इसके बाद में देखिएगा टाइगर और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो बताना 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? एलिफेंट कब आया? 1992। कब आया? 1992। तो कुछ आपको ये एक्ट आपको ध्यान रखना है जो पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। दूध से ही दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो होती है वो कहती है किण्वन। किण्वन, ठीक है ना, क्या होगा? किण्वन। और दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है एक ऐसी की प्रक्रिया है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई चीज अगर एक चीज से दूसरी चीज बन जाए तो वो फिर उसी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता है। यानी अगर दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि कोई चीज का रूप बदल गया तो दोबारा उसको फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि मान लो चीनी है, तो चीनी को अगर आपने क्या कर दिया? घोल दिया पानी में। ठीक है, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि अब उस चीनी को नहीं प्राप्त कर सकते? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसे जलाएंगे, वाष्प यानी पानी ऊपर चला जाएगा, जो शेष बचेगा वो चीनी ही रहेगा। तो जो दोबारा वापस वो फॉर्म में न बन पाए, ठीक है, तो वो रासायनिक, और जो बन जाए वो भौतिक। ठीक, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था? तो देखिए ये सही आंसर आपका क्या है? यूएसएसआर, यानी कि उस समय यूएसएसआर कहलाता था,
लेकिन अब इसे क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूस कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान संविधान में कितनी है, तो टोटल 11 है, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में कितने हैं, तो टोटल 11 हैं। ठीक है, पहले 10 जुड़े, फिर उसके बाद में एक जुड़ा। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका, ये मौलिक कर्तव्य, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पे है, तो ये भाग आपका कहाँ पे है, तो 4 में है, और जो अनुच्छेद है वो आपका 51 का है। तो मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, संख्या इसकी कितनी है, तो 11 है। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय संविधान बना था उस समय ये शामिल नहीं था, तभी तो हमने इसको बाद में जोड़ा। ठीक है, उसके बाद में इसके, तो ध्यान रखना कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश उसको जोड़ा गया था। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तर तारे को, दक्षिण तारे को, पूर्वी या पश्चिमी तारे को। देखिए, जो ध्रुव तारा होता है ये सदैव उत्तर की ओर स्थित होता है नी। ये ध्यान रखना, ये सदैव क्या रहता है, उत्तरी ध्रुव की ओर ये रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तर तारा को, तो ध्रुव तारा उत्तर तारे को कहते हैं। इन कुल मिला के जो ध्रुव तारा होता है, ठीक है, ये कहां पे होगा, उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव। तो यानी ये तारा सदैव कहाँ रहता है, उत्तरी ध्रुव की ओर रहता है, जिससे हमें दिशा ज्ञात करने में आसानी होता है। ठीक है, आसान हो जाता है दिशा ज्ञात करने में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, क्योंकि आपको सभी को पता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1973 में शुरू किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हालांकि कई सारे टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, 57 के आसपास से टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं। लेकिन यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, यूपी में आपके 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कितने भाई, 4 हैं। उनमें से पहला कौन सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा कौन सा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तीसरा कौन सा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और चौथा कौन सा है, तो आपका है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट वाला। ठीक है, अमनगढ़ वाला तो बिजनौर में है। तो ये यूपी में 4 हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे जाइए, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो देखिए, जो फूलों की घाटी है ये है आपका उत्तराखंड में। कहां पे है, उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसको 2005 में कहां पे शामिल किया गया, यूनेस्को साइट्स इसको में शामिल कर दिया गया, फूलों की घाटी। ठीक है ना, कहां पे है ये, उत्तराखंड में है। आगे देखिएगा, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो ये समानता सभी को पता रहता है कि इनकी संख्या रहती है कितनी, 206 रहती है। ठीक है, कितनी रहती है, 206 रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे ही कि चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको होते हैं 14 होती हैं। कितनी होती हैं, टोटल 14 होती हैं। उसको देखिएगा, ग्रीन पीस इंडेक्स का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। तो ये सही आंसर है क्या, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, नीदरलैंड की क्या है, राजधानी है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी है। इसका मुख्यालय ग्रीनपीस का क्या है, यहीं पे है। अब दूसरी बात ये भी है कि जो ग्रीनपीस ये आपका है, ये सवाल पूछा भी जाता है कि जो ग्रीनपीस है ये किसी स्थापना कब हुई थी, तो जो ग्रीनपीस ये है इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब स्थापना की गई थी तो किस जगह पे की गई थी, ये कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ रखा गया, वो नीदरलैंड में रखा गया। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है। तो देखिए, एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस जब भी होता है, तो उसमें क्या होता है, जो जल है यानी कि O2 जो H2O है उसका होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा कि यहाँ पे पहला तो जल आना चाहिए। ठीक है ना, ये क्योंकि यहाँ पर जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ये आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जल होना चाहिए, तो जल का होगा क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, बाकी इसका क्या होगा आपका NADP। ठीक है ना,
इसका क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर CO2 जो है, CO2 का भी क्या होता है आपका आपका अपचयन ही होता है, क्योंकि CO2 जब टूटेगा तो वो भी मतलब कह सकते हैं ग्लूकोज और कार्बन कार्बोट के कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो परिवर्तित होगा। ठीक है, बाकी जब ऑक्सीजन जो सॉरी क्या है, जो आपका ये जल है, जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये विमुक्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक कैसी प्रक्रिया है, तो ध्यान रखना कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा से ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्या यहाँ पर हम लिख दे, क्या ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जो संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है ये प्रकाश ऊर्जा से किसमें बदलता है ये रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो आपका प्रकाश ऊर्जा होता है वो किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, कन्वर्ट होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। आगे देखिएगा, एलपीजी के संदर्भ में क्या बात सत्य नहीं है, यानी कि जो एलपीजी है उसके बारे में कौन सी बात है जो इसमें क्या है भाई गलत दे रखा हुआ है। यानी एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है, एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, अच्छी बात है, हाँ ये तो सही है। यह उच्च ऊष्मा का मान है, हाँ ठीक है, उच्च ऊष्मा भी इसमें होता है। यह नीले ज्वाला में जलाने वाला है, जलने वाला है, ठीक है। हम लोग जब आपने देखा घरों में जो गैस सिलेंडर है वो कैसे नीले ज्वाला के रूप में जलती है, भी ठीक है। मीथेन गैस उत्सर्जन करने वाला है, नहीं भाई, यही वाला बात क्या है गलत है, इसलिए ये सही है। ठीक है ना, सत्य नहीं है, क्योंकि एलपीजी में तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी में क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, प्रोपेन गैस होगी और ब्यूटेन गैस होगी। ठीक है, तो ये निकलता है, मीथेन नहीं निकलता है। मीथेन तो किसमें निकलेगा, सीएनजी में निकलेगा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, एक रचना है। तो अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडले की, रॉबर्ट हुक की। तो देखिए यहां पर जो ये द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है ये किसकी है, तो ये है आपका चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, चार्ल्स डार्विन की है। ठीक है, इन्होंने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मुझे लगा इसी पुस्तक में दिया था, और ये पुस्तक इनकी कब आई थी, 1859 में आई थी। ठीक है ना, तो ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो इन्होंने क्या किया था कि जो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक, इन्होंने दिया था। ठीक, तो जो नेचर सिलेक्शन है थ्योरी उन्होंने दिया था। अब देखिए मकर रेखा, मतलब मकर रेखा किसे कहते हैं, ये है सवाल। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या फिर 23 डिग्री साउथ। अब कह रहे हैं मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा जो है वो आपको किसे कहते हैं, जो 23.5 डिग्री साउथ है उसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो ये वाली रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसे कहते हैं कर्क रेखा, है ना, क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। और उसके अलावा जो आपका 0 डिग्री वाला है, ना नॉर्थ ना साउथ, ठीक है, कुछ नहीं, ये क्या आपका विषुवत रेखा, क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, और फिर जो आपका जो 23.5 डिग्री साउथ वाला है, ठीक है ना, इसे कहेंगे क्या, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। तो भारत से कौन गुजरता है, कर्क रेखा, 8 राज्यों से। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग में है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये सबको पता है कि ये क्या है, यूएनओ का क्या है भाई, एक अंग है, एक अंग है, क्योंकि यूएनओ के 6 अंग होते हैं, उन 6 अंगों में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है। तो आप देखेंगे उन 6 में से 5 का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, इसका ही थोड़ा अलग है, द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, तो द हेग जो है वो एक शहर है, कहाँ का, नीदरलैंड का। ठीक, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो अपनाया था वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये बात तो आपको सभी का ध्यान होना चाहिए, लेकिन अब मैं एक चीज और भी बताऊं
कि देखिए कि 24 जनवरी 1950 में दो तीन चीजें आपको और भी ध्यान रखना है। इस दिन ध्यान रखना कि ये क्या, इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन क्या हुआ था, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है ना, अंतिम बैठक हुई थी और ये 12वीं बैठक थी, ठीक है, 12वीं थी और अंतिम थी। इसी दिन क्या हुआ था, ठीक है, इसी दिन क्या हुआ था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था इसी दिन, ठीक है ना, इसी दिन बनाया गया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश नाम क्या हुआ, अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया, क्योंकि उससे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, ठीक। ये आपको इस डेट से इतनी बातें ध्यान रखनी है। अगला देखिएगा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो सबको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो मेला है पुष्कर मेला, ठीक है ना, सॉरी, अच्छा, पुष्कर मेला, ये पुष्कर मेला जो है आपका, ये कहाँ पे लगेगा, तो ये आपका लगता है अजमेर में, ठीक है, अजमेर यानी कि राजस्थान, ठीक। वो मैं आपसे सोनपुर मेला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि बिहार में लगता है, ठीक, गंडक नदी के आसपास लगता है। निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में कौन अधिक हानिकारक है, अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी, कौन सा है। तो देखिए जो अल्ट्रावायलेट सी है ये सबसे ज्यादा हानिकारक किरण होती है। तो परावैंगनिक किरण किसे बोलते हैं, जिसे खासकर कहेंगे कि जो हमारे वायुमंडल में एक परत है, कौन सा, आयन, सॉरी, एक कौन सा आपका है, तो वहां पे मिलेगा समताप मंडल। समताप मंडल में ही आपका ओजोन परत पाया जाता है, कि जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, ये सोख लेता है। अब परावैंगनिक किरणें ये तीन प्रकार की होती हैं, यानी कि परावैंगनिक किरण ए टाइप की एक होती है, बी टाइप की, सी टाइप की, जिसमें सबसे खतरनाक कौन सी होती है, सी टाइप की होती है। तो अगर ये सी टाइप का जो आपका परावैंगनिक किरण है ये पृथ्वी पे आ जाए तो हर इंसान को लगभग कैंसर होना संभव है, क्योंकि वो धूप में तो निकलेगा ही निकलेगा, या तो फिर धूप से वो बच के रहे, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक कौन सी होती है, तो आपका अल्ट्रावायलेट सी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है। अच्छा, अजैविक घटक कह रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। अजैव उसे कहते हैं, अजैव उसे कहते हैं जिसमें भाई जीव ना हो, और कह रहा है कि अजैव घटक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जैव मंडल का दो ही क्या है, घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, ठीक है। तो कह रहा है कि नहीं है। तो प्रोटीन तो अजैविक घटक है, मृदा भी अजैविक है, फास्फोरस अजैविक, कवक तो एक जीव है, तो इसलिए आंसर भाई ये क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर कवक सही हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि जैव मंडल के दो घटक होते हैं। जैव मंडल के कितने घटक हैं, जैव मंडल के दो घटक हैं, दो घटक हैं। एक कौन सा है, एक है जैविक बायोटिक, एक होता है अजैविक यानी कि अबायोटिक, अजैविक, ठीक। तो जैविक वाले में क्या आ जाएगा, जैविक वाले में जैसे आपके किसी प्रकार का जीव आ गया है, नहीं, किसी प्रकार के पेड़ पौधे आ गए, ठीक है, पौधे आ गए, चाहे वो आपका कवक हो, ठीक है, चाहे आपका वो शैवाल हो, ठीक है, चाहे आपका वो जीवाणु हो, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कहीं ना कहीं जैविक में आते हैं। अजैविक में क्या आता है भाई, जो नॉन लिविंग है, यानी कि उसमें देखिए जैसे मृदा आ गया है, नहीं, इसके अलावा प्रकाश, प्रकाश आ गया, इसके अलावा आपका जल आ गया, इसके अलावा आपका किसी प्रकार का खनिज आ गया, ठीक है, पहाड़ आ गया है, नहीं, वायु आ गया, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब अजैविक घटक हैं, क्या है, अजैविक है। और कौन सा अजैविक नहीं है, तो अजैविक नहीं है यानी वो जैविक है, तो इनमें से कोई एक होगा, वो एक कवक है, ठीक। आगे आ जाते हैं, अगला है गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो देखिए गिर जो एक आपका क्या है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, वो कहाँ पे है, वो है गुजरात में, ठीक है ना, क्या है, तो जो गिर शेर परियोजना ये कहाँ चलाया जा रहा है, कहाँ स्थित है, गुजरात में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे गिर शेर परियोजना जो है इसी के तहत, ठीक है ना, एशियाई
शेरों का संरक्षण किया जाता है। और ध्यान रखना कि पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो एशियाई शेरों का जो एकमात्र प्राकृतिक आवास बचा हुआ है वो यहीं पे है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गुजरात में है। ठीक है ना, जो कि गुजरात में है। तो ध्यान नहीं इसे। अगला देखिएगा, WWF से आशय है। ठीक है, WWF का मतलब क्या है आपको बताना होगा यहाँ पे। तो देखिए, वैसे तो इसका जब नाम उस समय था, ठीक है, उस समय अगर हम नाम देखेंगे तो उस समय इसका नाम था ये वाला भाई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका नाम है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे कि यानी 1986 के बाद, ठीक है, इसका नाम क्या हो चुका, बदल चुका है। इसे अब कहते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फंड फॉर नेचर। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, अब इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, अब इसका नाम ये बदल चुका है। ठीक है ना, अब ये कहते हैं, अब इसका ये नाम है। ठीक है ना, अब इसका ये नाम है, पहले इसका ये नाम था। तो अब जो ये WWF है, ठीक है, इसे कहते हैं क्या, प्रकृति विश्व निधि। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं प्रकृति विश्व निधि। तो ये जो WWF है, ठीक है ना, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, मुख्यालय कहाँ पे, तो मुख्यालय इसका है ग्लैंड। ग्लैंड एक शहर पड़ता है कहाँ का, स्विट्जरलैंड का। ठीक है, कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड का। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ का शहर है, तो बताएंगे ये स्विट्जरलैंड का ये शहर है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। और ये कब स्थापित हुआ था, तो 1961 में। कब हुआ था, 1961 में, जिसे हम लोग कहते हैं विश्व प्रकृति निधि कहते हैं। चलो अब आते हैं आगे। गंगा नदी निकलती है कहाँ से भाई, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ध्यान रखिए, गंगा जो नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, कहां पर, तो गोमुख स्थान से, गोमुख स्थान से। ठीक है, और ये कहां पे है जगह, उत्तराखंड में है। तो गंगा नदी, ध्यान रखेंगे, गंगा नदी ये यूपी की सबसे लंबी नदी है और भारत की भी सबसे लंबी नदी है। कितने राज्यों से ये गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन गंगा नदी को, ठीक है, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में इसे कहते हैं भाई क्या, पद्मा। जबकि ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं बांग्लादेश में, तो वहां कहते हैं हम लोग जमुना। ठीक है, जमुना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मान से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इसमें संबंध है कि भाई ये कौन सा है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोलते हैं CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन, ठीक है, कंट्रोल बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो है कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी जो ये ज्वालामुखी है ये एंडीज पर्वत में स्थित है। ठीक है, और कहां पे, ध्यान रखना कि जो आपका इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर क्या है, एक देश है, कहां का देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वाडोर। ठीक, तो यहां पे है कोटोपैक्सी। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो भारत में हम लोग कहते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको ध्यान रखना कि इसको हम लोग बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं जमुना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में इसको हम लोग तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में, तो तिब्बत में कहेंगे सांगपो। कहीं कहीं यारलुंग सांगपो होता है, लेकिन सांगपो ही ध्यान रखेंगे। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, इसको हम लोग कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे उसको नाम जानते हैं दिहांग, नॉट दिवांग, क्या, दिहांग। और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
बाकी सिंधु को, जो ये आपका सिंधु है, सिंधु को इसे शेरमुख नदी कहते हैं, तिब्बती भाषा में शेरमुख नदी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ घास भूमि क्षेत्र पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? ठीक है, तो सबसे ऊंचे जो होते हैं वो भाई मांसाहारी सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है ना, टॉप पे कौन होते हैं? मांसाहारी। ठीक है, जैसे शेर। ठीक, आगे देखो, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो 5 स्तर हैं, उनमें सबसे जो नजदीक का है वो कौन सा? आपका ट्रोपोस्फेयर अर्थात क्षोभ मंडल। तो इसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर। इसी में क्या होता है? आपकी वर्षा है, कह सकते हैं आंधी है, तूफान है, झंझावट है, ठीक है, ग्लेशियर, पर्वत, ये सब इसी मंडल में आते हैं, क्षोभ मंडल में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि 5, ध्यान रखिएगा, 5 परत होते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के ऊपर कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। ठीक है ना, अगर ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, तो इसके ऊपर 5 लेयरें होती हैं। क्षोभ मंडल, ध्यान रखेंगे, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? देखिए, जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है, इसे आप लोग कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। तो इसमें कुल मिला के कितने? 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इनमें से क्या होते हैं? P5 यानी कि परमानेंट 5, और 10 क्या होते हैं? आपके अस्थायी होते हैं। 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है ना, तो 5 क्या है इसमें से? आपके स्थायी वाले हैं, यानी जो परमानेंट बने रहते हैं। कौन कौन से हैं? तो उसे कहेंगे आर फेस। क्या है? आर फेस। ठीक है, क्या है? आर फेस। ठीक है, तो ये, अच्छा, ये यहां पे आर फेस, आर फेस। तो आर फेस का मतलब क्या है? आर से हो गया रूस, एफ से हो गया क्या? फ्रांस, ई से हो गया क्या? इंग्लैंड, सी से हो गया चीन, ए से हो गया अमेरिका। तो ये 5 क्या है? परमानेंट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये 10 अस्थायी वाले हैं, ये बदलते रहते हैं, हर 2 साल बाद ये बदलते रहते हैं। ठीक, आगे देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो सरिस्का ये है आपका कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कई सारे हैं, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, ठीक है, रणथंभौर है, ठीक है, केवला देव है, ठीक है, ऐसे करके कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे। चलिए अगला देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये सभी को पता है कि जो इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम में सबसे बड़ा जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और अंतिम स्रोत है ऊर्जा का, वो है क्या? सूर्य का प्रकाश। क्या भाई? सूर्य का प्रकाश है। कहोगे क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाती हैं? प्रकाश की उपस्थिति में बनाती हैं। तो जब कोई वनस्पतियां होंगी, जब अपने क्या करेंगे, वो प्रकाश की उपस्थिति में बनाएंगे, तभी उसको शाकाहारी यानी कि प्रथम उपभोक्ता उसका क्या करेंगे? खाएंगे, और फिर उसके बाद में द्वितीयक वाले खाएंगे, उसके बाद तृतीयक वाले खाएंगे। तो अगर तो इस पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और अंतिम स्रोत क्या है ऊर्जा का? वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।